Good morning to all my dear students. I expect that you all are good and enjoying the lockdown as well. Although I'm not enjoying, maybe you all are enjoying it. Uh, so let's come to the topic Indigo. We had already started it, and almost half of the chapter we have completed. Other chapter हमने complete कर लिया, more than the half. What we have read in this chapter up to now is that how Gandhiji he helped the sharecroppers of Champaran to fight against the injustice एंड फाइनली दे वॉन मतलब इसमें अभी तक हमने यही पढ़ा है कि किस तरीके से जो गांधी जी थे उन्होंने जो लैंडलॉर्ड्स थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनका जो इनजस्टिस था उससे जो चंपारण के शेयर क्रॉपर्स थे उनको बचाया था और फाइनली वो जीत भी गए थे दे ट्राई टू मेक अ डेडलॉक उन्होंने एक डेडलॉक क्रिएट करने की कोशिश की थी बाय सेइंग दैट दे विल नॉट पे द 100% वो 100% कंपनसेशन वापस नहीं करेंगे एंड दे सेड दैट गांधी जी ही ऑफर्ड देम फॉर 50%. गांधी जी ने उनको 50% के लिए ऑफ़र किया था बट दे सेड दे विल रिटर्न ओनली 25%. तो गांधी जी जो थे उन्होंने 25% को भी एक्सेप्ट कर लिया था बिकॉज अकॉर्डिंग टू गांधी जी इट वॉज नॉट ऑल अबाउट द मनी वो पैसों की बात नहीं थी क्योंकि अलॉन्ग विद द कंपनसेशन दोज लैंडलॉर्ड्स हैव टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ द प्रेस्टीज एज वेल. अभी तक जो लैंडलॉर्ड अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे अपने आप को मतलब बड़ा समझ रहे थे और ये सोच रहे थे दैट दे आर हैविंग द राइट्स ओनली सिर्फ राइट्स उन्हीं के पास है. तो जैसे ही उन्होंने कंपनसेशन वापस किया तो उसके साथ उनका जो एक प्रेस्टीज जो प्राइड थी उसका पार्ट भी उनको सरेंडर करना पड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा जिससे कि जो फार्मर्स थे उनका मोरल अप हो जाता है और उनको फर्स्ट टाइम ये रियलाइज़ होता है दैट दे आर हैविंग राइट्स ऑल्सो कि उनके पास भी कुछ राइट्स हैं. तो लेट्स रीड व्हाट हैपन आफ्टर दैट इंसिडेंट. वो जो इंसिडेंट हुआ था शेयर क्रॉपर का 1916 में उसके बाद क्या होता है. गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन. जो गांधी जी थे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे मतलब कितना ही पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशन कर ले किसी भी चीज़ का बट ही नेवर फेल्ट सेटिस्फाइड. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it. उन्होंने देखा कि जो चंपारण है वो काफ़ी कल्चरली और सोशली बैकवर्ड है और उनको लगा कि उनको उस गांव में कुछ करना चाहिए और जल्दी ही उस गांव में वो जो सोशल और कल्चरल चेंजेस हैं वो उनको लाने पड़ेंगे. He appealed for he appealed for teachers Mahadev Desai and Narhari Parekh, two young men who had just joined Gandhi as disciples. उन्होंने अपील की टीचर्स से जो महादेव देसाई थे और नरहरि पारेख जो कि दो यंग मैन थे जिन्होंने गांधी जी को अभी अभी ज्वाइन किया था उनकी पार्टी को और उनके नए डिसाइपल्स बने थे. डिसाइपल्स मीन्स फॉलोवर्स जो उनके अभी अभी न्यू फॉलोवर्स बने थे. दो टीचर्स थे वो तो उन्होंने उनसे अपील की एंड देयर वाइफ्स और उनकी वाइफ से वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क कि वो इस काम में उनकी हेल्प करे. कौन से काम में? टू अपलिफ्ट द कल्चरल एंड द सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द चंपारण की जो सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस है वहाँ पे उसको दूर किया जा सके. तो वो अपने जो डिसाइपल्स हैं महादेव देसाई और नरहरि पारेख वो उनको अपील करते हैं कि वो एज ए टीचर्स वहाँ पर आकर ज्वाइन करें. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. काफ़ी और जो टीचर्स थे वो दूर दूर से आए बॉम्बे से पूना से और जो दूसरे पार्ट्स थे जो दूर दूर से जो टीचर्स थे वो वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आए. देवदास गांधी यंगेस्ट सन अराइव फ्रॉम आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी. कहते जो देवदास गांधी थे जो गांधी जी के सबसे छोटा बेटा था वो भी जो आश्रम था उनका वहाँ से आए और उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी मिसेस गांधी वो भी वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आ गई. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस. जो चंपारण के 6 गांव थे वहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए गए ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनको पढ़ाया लिखाया जा सके. कस्तूरबा बाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटाइजेशन. जो कस्तूरबा गांधी थी उन्होंने लोगों को सिखाया. क्या सिखाया? उन्होंने लोगों को आश्रम के रूल्स बताए. जो भी आश्रम के रूल्स होते हैं आश्रम के रूल्स क्या है? आश्रम के रूल्स है क्लीनलीनेस साफ़ सफाई रखना एंड कम्युनिटी सैनिटाइजेशन और जो उनकी कम्युनिटी है उसको
में सफाई का ध्यान रखना. So these are the rules that Kasturbai taught them. Let me summarize the paragraph one more time. इसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं. जैसे ही वो चंपारण वाला इंसिडेंट जो होता है और गांधी जी जीत जाते हैं, फार्मर्स जो जीत जाते हैं, दे गॉट देयर 25% कंपनसेशन बैक. उसके बाद भी गांधी जी सेटिस्फाइड नहीं होते और उनको लगता है कि जो वो गांव है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी बैकवर्ड है. ऑल द टर्म्स कल्चरल एंड सोशल, यानी कि सामाजिक तौर पर भी और जो कल्चरल है उसके ऑन दैट बेसिस ऑल्सो वो जो गाँव है वो काफ़ी बैकवर्ड है. तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए वो अपने डिसाइपल्स को बुलाते हैं, उनकी वाइफ्स को बुलाते हैं. उनका जो छोटा बेटा होता है वो वहाँ पर आता है, कस्तूरबा बाई आती है, एंड दे ओपन प्राइमरी स्कूल्स, और वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स ओपन करते हैं. जो कस्तूरबा बाई है उनकी वाइफ है, वो उनको आश्रम के रूल्स समझाती है. आश्रम के रूल्स हैं क्लीनलीनेस एंड द कम्युनिटी सैनिटाइजेशन. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. मिजरेबल मीन्स पुअर. जो वहाँ की हेल्थ कंडीशंस है वो बहुत पुअर है, मतलब बहुत ही यू कैन से बेकार है. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉल्टियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months. इसलिए गांधी जी जो है वो एक डॉक्टर को बुलाते हैं टू वॉल्टियर. वॉल्टियर मीन्स जो अपनी मर्ज़ी से आकर कुछ करना चाहे, आगे आकर कुछ करना चाहे. तो वो एक डॉक्टर को बुलाते ताकि वो अपनी जो सर्विस है वहाँ पर आकर दे सके. ही कॉल देम फॉर 6 months. वो उसको 6 महीने के लिए बुलाते हैं. 3 medicines वर अवेलेबल. 3 medicines अवेलेबल हैं वहाँ पर अब, और वो कौन कौन सी है? कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. अब वहाँ पर ना कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो एक डॉक्टर को बुलाते हैं. तो वो वॉल्टियर्स वहाँ पे 6 months के लिए रेडी हो जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए. वो क्लिनिक ओपन करते हैं और इस क्लिनिक ओपन में वो 3 दवाइयाँ रखते हैं. सिर्फ 3 medicines आते हैं. वो कौन कौन सी है? कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. जिसकी भी मतलब कॉटेड टंग में जो हमारी टंग के ऊपर छाले हो जाते हैं या फिर हाँ छाले हो जाते हैं, वो सौर हो जाती है, कई बार वो स्वेलिंग हो जाती है ना टंग के ऊपर. तो वो यही कहता है कि मतलब जो अगर इससे की कोई प्रॉब्लम आती थी तो उस केस में कौन सी मेडिसिन दी जाती थी? कैस्टर ऑयल दिया जाता था. एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल. किसी को अगर मलेरिया हो जाता था या फिर मलेरिया फीवर हो जाता था तो उस केस में उनको कुनीन दी जाती थी. कुनीन इज़ द नेम ऑफ अ मेडिसिन. कुनीन दी जाती थी और कैस्टर ऑयल दोनों साथ में दिए जाते थे. एनीबडी विद स्किन इरप्शंस. स्किन इरप्शंस मीन्स रैशेज़ मतलब एलर्जी हो जाना. तो कहते हैं कि अगर किसी को स्किन एलर्जी हो जाती थी तो उनको ऑइंटमेंट दिया जाता था. ऑइंटमेंट होता है काइंड ऑफ लेप जिसको बोलते हैं, और ट्यूब्स आती है ना जिसके अंदर दवाइयाँ होती हैं, तो वो ऑइंटमेंट होता है लेप काइंड ऑफ. तो कहते हैं कि अगर किसी को स्किन इरप्शंस हो जाती थी, अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम्स होती थी तो उसको वो ऑइंटमेंट के साथ कैस्टर ऑयल देते थे. सो दीज वर द 3 medicines दैट वर गिवन टू द पीपल ऑफ दैट एरिया. गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लोथ्स. अब गांधी जी ने नोटिस किया कि वहाँ की जो वुमेंस है उनके जो कपड़े होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं. फिल्दी मीन्स डर्टी. तो उनके जो कपड़े हैं वो बहुत गंदे हैं. ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट. उन्होंने कस्तूरबा बाई को बोला कि वो वुमेन से इसके बारे में बात करें. वन वुमेन took Kasturba Bai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes." अब वहाँ पे इतनी गरीबी है कि मतलब गांधी जी को बहुत बुरा लगता है कि जो वुमेन्स हैं वो इतने गंदे कपड़े पहने रहती हैं. तो एक बार जब उन्होंने कस्तूरबा बाई को बोला कि वो वुमेन से इसके बारे में बात करें, तो जैसे वो बात करती है तो एक जो लेडी होती है वो उसको अपने घर ले जाती है और उसको दिखाती है कि अब मेरे घर पे कोई भी कबर्ड नहीं है. कबर्ड मीन्स जिसमें कपड़े रखते हैं. कहते कोई भी कबर्ड नहीं है, कोई भी बॉक्स नहीं है कपड़ों के लिए. द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव. कहते हैं कि जो साड़ी मैंने पहन रखी है बस ये एक ही साड़ी है मेरे पास. यानी कि उसके पास सिर्फ एक ही साड़ी है पहनने के लिए. दूसरा पेयर ऑफ
क्लोथ्स शी डजंट हैव, इतनी गरीबी है वहाँ पर कि दूसरा जो कपड़े हैं उसके पास है ही नहीं पहनने के लिए, ना कोई कपबोर्ड है ना कोई बॉक्स है उनके घर में। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी kept a लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। कहते हैं जब वो चंपारण में थे तो मतलब वो अपना जो आश्रम था उससे वहाँ पर भी दूर से नज़र रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और मतलब वो वहीं से मेल पे इंस्ट्रक्शंस भेज देते थे आश्रम में, और जो उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उसको चेक करने के लिए वो वहीं पे मंगा लेते थे, यानी कि दूर से भी वो अपने आश्रम पे ध्यान रखते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old Latin trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार उन्होंने वहीं से जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे आश्रम के, वहीं से उनको एक लेटर भेजा और उसमें लिखा कि जो उनके लैटिन के ट्रेंचेस मीन्स गड्ढे, जो लैट्रिन के ट्रेंचेस हैं, मतलब उनको उन गड्ढों को टाइम आ गया है कि उनको भर दिया जाए और जो नए हैं उनको डिग कर दिया जाए, नए जो ट्रेंचेस हैं उनको खोद दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो पुराने वाले हैं वो क्या करने लगेंगे, दे विल स्टार्ट स्मेलिंग बैड, उसमें से बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। जो चंपारण का एपिसोड था वो गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, एक बदलाव का पॉइंट था। वो कहते हैं व्हाट आई डिड, ही एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं व्हाट आई डिड, जो भी मैंने किया, वॉज अ वेरी ऑर्डनरी थिंग, वो बहुत एक आम बात थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। कहते कि मैंने ये डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मुझे मेरी ही कंट्री में ऑर्डर नहीं दे सकते, यानी कि अपनी कंट्री में रहने का हमें पूरा अधिकार है और अपनी मर्ज़ी से रहने का अधिकार है। सो ब्रिटिशर्स दे कैन नॉट ऑर्डर अस, वो हमें ऑर्डर नहीं कर सकते हमारी ही कंट्री में, हमारे ही देश में। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। कहते हैं लेकिन जो चंपारण का एपिसोड था वो बिल्कुल भी अपोजिशन के लिए स्टार्ट नहीं हुआ था, वो बिल्कुल भी इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स को अपोज करना था, वो ऐसा कोई भी एक्ट नहीं था। इट ग्रो आउट एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। एलिविएट होता है टू अपलिफ्ट। कहते हैं कि हमने वो जो चंपारण वाला एपिसोड था वो सिर्फ एक अटेम्प्ट थी, वो एक हमारी कोशिश थी कि जो बहुत सारे पुअर पीजेंट्स हैं, गरीब किसान हैं, उनका जो डिस्ट्रेस है, उनकी जो सैडनेस है उसको दूर किया जा सके, उनकी मुश्किलों को दूर किया जा सके। यानी कि जो सिविल डिसोबीडियंस हुआ था, गांधी जी ने लॉ को मानने से मना कर दिया था, उनके ऑर्डर को मानने से मना कर दिया था, और जो कुछ भी चंपारण में हुआ कहते हैं वो एक अपोजिशन की फीलिंग के साथ नहीं हुआ था, ऐसा नहीं कोई भी इंटेंशन थी कि वो उनको ब्रिटिशर्स को अपोज करना चाहते हैं, वो तो सिर्फ जो पुअर फार्मर्स थे उनको हेल्प करना चाहते थे, और उसी कोशिश में वो सारी चीज़ें हो गई। दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न, हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस। कहते हैं कि ये गांधी जी का काम करने का तरीका था, उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो हमेशा इंटरवीन मीन्स इंटरफेयर, उसमें हमेशा ही मतलब इंटरफेयर रहता था प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। मतलब उनकी जो पॉलिटिक्स होती थी, वो जो लोग होते थे, काफ़ी सारे जो लोग होते थे, उनकी जो रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती थी उससे रिलेटेड ही होती थी, वो उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही जो पॉलिटिक्स थी वो करते थे। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस। कहते कि ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शंस होता है एग्जिस्टिंग एज अ मेंटल कॉन्सेप्ट, मतलब जो आइडियाज़ हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर देना। कहते हैं कि इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग। कहते हैं कि वो ऐसी कोई कुछ नहीं था कि उनको जो अपने आइडियाज़ थे उनको कॉन्क्रीट उसमें चेंज करना होता था, वो इट वॉज़ अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। मतलब उनकी जो लॉयल्टी थी, उनकी जो वफादारी थी वो किसके लिए होती थी, जो ह्यूमन बींग्स होते थे, अलाइव जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए। मीन्स ही वॉज नॉट एम्बिशियस एट ऑल, मतलब उनके कोई लंबे चौड़े एम्बिशंस नहीं थे पॉलिटिक्स को लेके कि उनको बहुत बड़ा लीडर बनना है। उनकी जो लॉयल्टी थी दैट वाज नॉट टू द एब्स्ट्रैक्शन, दैट वाज नॉट टू हिज आइडियाज़, बट जो उनकी लॉयल्टी थी वो किसके लिए होती थी, जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके राइट्स के लिए होती थी, यानी कि वो उनके लिए ही फाइट करते थे।
In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. कहते जो भी वो करते थे उसमें हमेशा उनकी ये कोशिश रहती थी कि वो एक जो फ्री इंडियन है, एक आज़ाद भारतीय है, उसको बनाने की कोशिश करते थे जो कि अपने पैरों के ऊपर खड़ा हुआ है एंड दस मेक इंडिया फ्री. और इस तरीके से उन्होंने जो इंडिया है उसको फ्री करा. दैट मीन्स ही वॉज ऑलवेज फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ इंडियंस. दे वॉन्ट टू मेक अ इंडियन टू बी फ्री. वो जो एक आज़ादी की फीलिंग होती थी वो लोगों के अंदर, वो उसको डालते थे. Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist or the peacemaker, who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going to a tour of duty to the Fiji Island. कहते हैं कि जब वो चंपारण का में एक्शन चल रहा था, जब चंपारण का जो भी एपिसोड चल रहा था, तो उस टाइम पे जो फ्रीयर एंड्रूज थे वो एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, मतलब जो शांति बनाने का कोशिश करते. तो वो गांधी जी के ग्रेट डिवोटी थे, उनके फॉलोवर बन गए थे और उनको फेयरवेल बिड करने के लिए, उनको बाय बोलने के लिए आए थे. जब वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, फिजी आइलैंड की ड्यूटी पे जा रहे थे, तो उस टाइम पे वो गांधी जी से मिलने आए थे ताकि वो उनको फेयरवेल दे सके, उनको बाय बोल सके, मतलब जाने से पहले उनसे मिलने आए थे. Gandhi's lawyer friends thought it was to be a good idea for Andrews to stay in. वो कहते हैं कि जो गांधी जी के फ्रेंड्स थे, जो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स थे, उन्होंने सोचा कि एक अच्छा आइडिया होगा अगर वो एंड्रू को चंपारण में रहने के लिए बोलेंगे. एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण, कि अगर वो एंड्रूज को चंपारण में रहने के लिए कहेंगे तो, एंड हेल्प देम, और उनको हेल्प करने के लिए बोलेंगे. एंड्रूज वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड. जो एंड्रू था वो भी उनकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन उन्हें यही कहा कि वो तभी उनकी हेल्प कर पाएंगे अगर गांधी जी जो है वो उनको हेल्प करने के लिए बोलेंगे, तो वो उनकी हेल्प कर देंगे. यानी कि जो गांधी जी के फ्रेंड्स लॉयर्स थे वो चाहते थे कि जो एंड्रूज है वो वहीं पे रुके, क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है, इंग्लिश पैसिफिस्ट है. तो उनको लगा कि इट वुड बी अ गुड आइडिया अगर वो उनके साथ वहीं पे रुके और उनकी हेल्प करें. और जो एंड्रूज थे वो भी उनकी हेल्प करना चाहते थे, बट उन्होंने कहा कि वो उनकी हेल्प तभी कर पाएंगे जब गांधी जी इस बात के लिए राज़ी हो जाएंगे. बट गांधी वॉज वीमेंटली अपोज्ड. वीमेंटली मीन्स स्ट्रांगली. लेकिन जो गांधी जी थे उन्होंने स्ट्रांगली उसको अपोज किया, उसको मना कर दिया. ही सैड, यू थिंक दैट in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. कहते हैं गांधी जी ने कहा कि मतलब तुम क्या सोचते हो कि जो अनइक्वल फाइट है, अनइक्वल फाइट मीन्स जिसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो स्ट्रांग है और हम लोग जो है वो वीक है. वीक इन द सेंस मीन्स वो डोमिनेटिंग स्टेट में है और हम लोग जो है वो फाइट करें अपनी फ्रीडम के लिए. कहते हैं जो अनइक्वल फाइट है इसमें क्या ये अच्छा होगा कि हम किसी इंग्लिश मैन से हेल्प लें और उसको अपनी साइड आने के लिए बोलें. दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हर्ट. मतलब ये और कुछ नहीं है, ये तुम्हारा जो दिल है उसकी वीकनेस है, उसकी कमज़ोरी है, जो ऐसा सोचती है कि एक जो इंग्लिश मैन है वो हमारी हेल्प कर सकता है. यानी कि मतलब हम लोग बिना इंग्लिश मैन की हेल्प के बिना हम लोग नहीं जीत पाएंगे. ये हमारे दिल की सिर्फ कमज़ोरी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल. कहते हैं सिर्फ इतना सा रीज़न है और ये भी है कि तुम्हें अपने ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी बैटल जीतनी है. इफ़ यू वांट टू विन दिस फाइट, अगर तुम्हें ये फाइट जीतनी है तो तुम्हें किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा? यू हैव टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ. तुम्हें अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे. यू शुड नॉट सीक अ prop means support. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. कहता है कि तुम्हें ना बिल्कुल भी एंड्रूज़ के अंदर अपनी सपोर्ट नहीं देखनी चाहिए. यू शुड नॉट गो फॉर ए सपोर्ट, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो इंग्लिश मैन नहीं, मतलब वो इंडियन तो नहीं है. हाउ कैन ही थिंक अबाउट द इंडियंस मोर देन आवर. तो कहते हैं कि वो इंडियन नहीं है, वो एक इंग्लिश मैन है, तो उसके अंदर अपनी सपोर्ट जो है उसको देखना छोड़ दो और अपने ऊपर डिपेंड रहो. He had read our minds correctly.
जो राजेंद्र प्रसाद है वो कहते हैं कि उन्होंने हमारा जो माइंड था उसको बिल्कुल ठीक से पढ़ा था कि हम लोग कमज़ोर पढ़ रहे हैं और एक इंग्लिश मैन के अंदर अपनी जो है वो एक सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल हमारा जो माइंड था उसको ठीक से पढ़ा था। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, जो राजेंद्र प्रसाद है वो कमेंट करते हैं, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और जो गांधी जी थे इस तरीके से उन्होंने हमें एक और लेसन पढ़ाया। कौन सा लेसन था वो? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भर बनना, अपने ऊपर डिपेंड होना। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। कहते जो सेल्फ रिलायंस था और जो इंडिया की इंडिपेंडेंस थी, इंडिया की जो आज़ादी थी, और जो शेयर क्रॉपर्स को हेल्प करना था, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बंधी हुई थी। एंड वन मोर टाइम गांधी जी वॉज एबल टू टीच अस द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि हमें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, ना कि किसी और पर। सो हेयर योर चैप्टर एंड्स, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, इंडिगो। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है कभी भी, किसी टाइम। एंड क्वेश्चन आंसर्स वी विल डिस्कस टुमारो, जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे।